हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली 3 स्टॉक्स कवर करने वाला हूं जिनके नाम है टाटा पावर, आईआरसीटीसी एंड अदानी विल्मा। ये तीनों ही स्टॉक्स रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवरेट में से हैं। तो बेसिकली मैं तो ये बोलूँगा, अगर आप स्टॉक में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं या डायरेक्टली आपका स्टेक है तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को मिस ना करें, लास्ट तक देखें। मे बी आपको क्या पता इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिल जाए। तो चलिए इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले एफ के सेलिंग का जो नेट अमाउंट था वो थोड़ा सा कम था, 1200 करोड़ का था। डी ऑलमोस्ट 2100 करोड़ की नेट में बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी ख़राब था। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट फिगर है एफ का वो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ नेगेटिव था। तो कहीं ना कहीं हल्की सी खुशी मिल रही है कि मे बी क्या पता, एक हल्की सी होप मिल रही है कि क्या पता एफ अब जल्दी आ जाए। बट स्टिल एक दिन के डेटा से कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी देखना होगा कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ में एफ कैसा बिहेव करते हैं। अगर फिर से अमाउंट बढ़ जाता है इनकी सेलिंग का तो अभी शॉर्ट टर्म में फिर से प्रेशर में रह सकता है। तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जो एफ का जो नेट सेलिंग का अमाउंट है वो कम होता रहे एंड मे बी अगर नेट बाइंग में आ जाए तो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है मार्केट्स के लिए। एंड जिस हिसाब से वैल्यूएशन है एफ आएंगे तो सही, बट इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टाइम। एंड उससे पहले काफ़ी पेन एंड काफ़ी प्रेशर रह सकती है अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। इनफैक्ट हम लोग सब एक ही बोट में ट्रैवल कर रहे हैं। आप लोग की तरह मैं भी पैनिक में आ जाता हूँ। मुझे भी डर लगता है ऑब्वियसली जब पोर्टफोलियो गिर रहा होता है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि मैं जानता हूँ कि मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं तो मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर पाता हूँ और एक्सेसेस अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ना ही एक्सेस एक्सुबरेंस, ना ही एक्सेसिव ऑप्टिमिज़म, ना ही पेसिमिज़म। एक बैलेंस्ड वे रखना बहुत ज़रूरी है इन मार्केट कंडीशंस में। एंड जैसा मैं बोल रहा हूँ, अभी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं थक हार गए हैं। जो कोविड के बाद से एंटर किए थे, जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स देखे, वो कहीं ना कहीं बियर मार्केट नहीं देखे थे एंड अब ये बियर मार्केट देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा है यार बहुत लंबा हो गया। बट बहुत लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पोर्टफोलियो डेली चेक कर रहे हो और डेली आपका पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है। बट यकीन मानिए जैसे लास्ट ईयर रात को मैं लेट तक काम करता था, उसके बाद सुबह अराउंड 10 से 11 बजे जब भी उठता था तो पोर्टफोलियो सबसे पहले मोबाइल पे पोर्टफोलियो देखता था तो वहाँ देखता था 1%, 2% अप या 1.5% अप। डेली कुछ ना कुछ अप जा रहा होता था एंड अमाउंट काफ़ी हाई होता था। तो ऐसे लगता था वाओ यार, कुछ ही सालों में तो मैं कहाँ का कहाँ पहुँच जाऊँगा। बट ऑब्वियसली अभी रियलिटी चेक मिल रहा है तो ठीक है। ये जैसे वो फेज़ भी काफ़ी लंबा था तो ये फेज़ भी गुजरेगा ही। और भी ऑब्वियसली सबका पोर्टफोलियो नेगेटिव में चले गए होंगे। बट अभी भी ऑब्वियसली क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ स्टॉक्स अच्छे प्राइस में लिए थे तो अभी मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा सा बचा हुआ है। बट स्टिल मैं लॉन्ग टर्म को लेकर अभी भी बुलिश हूँ। आएंगे तो सही, एफ भाग के जाएंगे कहाँ। बट थोड़ा सा वेटिंग पीरियड ज़्यादा हो रहा है ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की वजह से। एंड एक कंफर्मेशन बायस भी रिटेल इन्वेस्टर्स में देखा जाता है। वो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो उनकी बिलीव्स के साथ कोइंसाइड ना करे उसमें बेसिकली वो लोग बिलीव ना करते हैं, उसको बिलीव नहीं करते या डिसरिगार्ड कर देते हैं या फिर गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे मन करता है जो भी उनका जो व्यू पॉइंट है उसके अगेंस्ट में कुछ बोले तो उनको घुसा मार दो। बट कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन बायस अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। फ्रैंकली कोई स्टॉक अगर आप होल्ड करते हो तो वो उसमें कंफर्मेशन बायस आ ही जाता है। उसमें क्या होता है कि नेगेटिव न्यूज़ को हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं एंड उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट देते हैं एंड कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव न्यूज़ होती है उसको कहीं ना कहीं ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। तो ये अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। एक न्यूट्रल रहकर अनबायस्ड इंसान की तरह सोचना बहुत ज़रूरी है। बट ऑब्वियसली मेरे लिए भी कहना आसान है। निफ्टी 50.3%, 0.37% अप अच्छा था। बट सबसे ज़्यादा वाट लगी है निफ्टी स्मॉल कैप 100 में, 3.2% डाउन था। आज इनफैक्ट काफ़ी सारे शेयर्स तो ऑलमोस्ट फ्री फॉल में थे। बट स्टिल आप एक्सक्यूज़ मी, निफ्टी स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे तो 17.61 के पीई पे पहुंच गया है। स्मॉल कैप के हिसाब से बिलो 18 होना काफ़ी रीज़नेबल है। बट स्टिल शायद क्या हो रहा है कि एक तो ऑब्वियसली मार्केट्स काफ़ी ऊपर से ऐसे स्लाइड करते जा रहा है। इन स्लाइड में आप जानते हैं नीचे जब फ्लैट भी आ जाता है तो भी आप थोड़े टाइम तक घसीटते जाते हैं। तो वैसे ही मार्केट हो रहा है कि अभी फ्लैट हो गया है या कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन है काफ़ी रीज़नेबल हो गई है। बट क्योंकि बहुत ऊपर से स्लाइड कर रहा है तो उस मोमेंटम को कंट्रोल करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स की अर्निंग्स
स्पेसिफिकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जहाँ प्राइसिंग पावर कम होता है एंड मोनोपोली कम होती है, वहाँ ऐसा लग रहा है कि उनके अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा डाउन जा सकती हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में या फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग्स रेशियो जो है वो बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मार्केट्स को लग रहा है जो 17.61 है ये जस्टिफाई नहीं कर रहा करंट पी को। आने वाले टाइम में ये पी बढ़ सकती है क्योंकि अर्निंग्स कम होंगी। उसके बाद आज एक कमेंट आया कि नो लॉजिक और फंडामेंटल्स आर वर्किंग इन दिस मार्केट। टोटली अग्रीड। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, ये पागलपन की कोई हद नहीं होती, बट स्टिल कहीं ना कहीं तो सैनिटी आएगी। आप कोई भी अच्छा माल किस हद तक आप सस्ता कर सकते हो। कहीं ना कहीं पहले एक बायर आएगा, फिर दो बायर आएगा, ये सोचेंगे कि यार इतने कम प्राइस पे कोई चीज़ मिल रही है, जो अच्छी चीज़ मिल रही है या अच्छा स्टॉक मिल रहा है। तो आज नहीं तो कल जैसे जैसे एक दो बायर्स तीन बायर्स आने लगेंगे, उनको लगने लगेगा यार बहुत सही दाम पे मिल रहा है, चलो ख़रीद लो, क्या पता और ज़्यादा ना गिरे। अभी ऐसा लग रहा है कि कोई भी दाम हो, ऐसा लग रहा है कि और गिरना ही है, तो अभी वेट कर लो। बट एक समय आएगा जब बायर्स में आपस में कंपटीशन हो जाएगी, वो सोचेंगे यार जल्दी से स्टॉक को उठा लो, नहीं तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। और जब ये कंपटीशन होने लगेगी तो आप देखिएगा शेयर मार्केट भी इम्प्रूव करेगा, सारे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो भी इंक्रीज़ करेंगे। और लॉजिक और फंडामेंटल्स ठीक है इस मार्केट में उतने काम नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेंगे। जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें ये काम करेंगे ही करेंगे। हो सकता है किसी एक बंदे का तुक्का से दो चार स्टॉक्स उसने लिए हों, मल्टी बैगर बन जाए, बट उसके कंपैरिजन में 10 ऐसे इंसान भी होते हैं जिन्होंने तुक्का मारा या किसी के सुन के स्टॉक्स ले लिए एंड वो पेरिश हो जाते हैं या उनका पोर्टफोलियो जीरो हो जाता है। बट कहीं ना कहीं मार्केट्स या फिर अपने और आप उन सब सक्सेसफुल जो स्टोरीज़ होती है उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यार उस बंदे ने तो ऐसे तुक्का मार के बिना फंडामेंटल्स बिना लॉजिक देखे ऐसे ही स्टॉक उठा लिया, उसका पोर्टफोलियो आज 10 गुना हो गया, अच्छी बात है। लेकिन उसके कंपैरिजन में कम से कम 50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तुक्का मार के स्टॉक्स लिए और उनका पोर्टफोलियो आज जीरो हो गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बचिए। फंडामेंटल्स एंड लॉजिक लॉन्ग टर्म में काम करेंगे ही करेंगे, शॉर्ट टर्म में भी टेक्निकल्स एंड सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अदानी ग्रुप के बारे में सॉरी मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। और जो टाटा पावर है, जुबलेंट है, आप जितने भी कंपनीज़ के नाम लिखे हैं शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली काफ़ी प्रेशर में हैं, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप बोलेंगे ये कंपनीज अच्छा रिटर्न्स नहीं देंगी, मार्केट को बीट नहीं करेंगी, तो मैं यकीन नहीं कर सकता आपके ऊपर। एक बार जब बुल रन स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे डेली आपका पोर्टफोलियो, जैसे अभी डेली आपका पोर्टफोलियो कम हो रहा है, फिर डेली आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव भी होगा। और स्टडी एंड एनालिसिस, अगर आप ये कहना चाहते हैं लर्निंग की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर कुछ कमेंट करना मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से तो भैया लर्निंग की बहुत वैल्यू है शॉर्ट टर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं MBA करके निकला 2009 में, मार्केट्स का बुरा हाल था, रिसेशन में था पूरी दुनिया, अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। MBA करने के बाद कोई मुझे 20,000 पर मंथ की सैलरी भी नहीं दे रहा था उस समय, लेकिन क्योंकि मैंने लर्न किया तो मैं पर्सनली ये बोल सकता हूँ, एटलीस्ट जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, कि लाइफ में ठीक ठाक पोजीशन पे हूँ अभी मैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लर्निंग करने का मौका मिला और मैं लर्निंग पे फोकस किया। तो लर्निंग कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। बाकी टाटा पावर में आज कई चीज़ें ब्रेक हुई हैं। जैसे मैंने कल ही रील बनाई थी, ऐसा लग रहा था कि जो सपोर्ट है, जैसा आप देख सकते हैं इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था। उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट था क्योंकि लास्ट 2-3 टाइम से ये इसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा था, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वीक हो गया था, बट क्योंकि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था तो ऐसा लग रहा था कि शायद इसको ऑनर करें एंड यहाँ से रिवर्सल देखने का चांस था। बट स्टिल आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे फोकस नहीं किए होंगे। मैंने ये कहा था कि अगर आज कंफर्मेशन मिलेगा तो कहीं ना कहीं अगर थर्सडे को आप देखेंगे तो मारूबोजू कैंडल स्टिक बनी थी। ये बेसिकली जापानीज़ टर्म है जिसका मतलब है कि कम्प्लीटली डोमिनेट करना। दैट मीन्स कि थर्सडे को बियर्स कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहे थे, शेयर एकदम हाई पे खुलता है, फिर डायरेक्टली नीचे जाते जाते जो लो बनता है वहीं पे क्लोज भी होता है, तो वहाँ बियर्स कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन फ्राइडे को क्या देखे, डॉजी स्टार मार्केट कहीं ना कहीं अनसर्टेन हो गया था एंड वहाँ पे थोड़े से बायर्स भी आ गए थे एंड जहाँ ओपन हुआ शेयर वहीं क्लोज हुआ। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि शायद बायर्स वापस आ रहे हैं, बट स्टिल ये मैंने वीडियो में भी मेंशन किया था कि ये वीक सपोर्ट है। इसका कंफर्मेशन हम लोग को आज चाहिए था गैप अप ओपनिंग से, बट वो कंफर्मेशन मिला नहीं, तो उस वजह से शेयर आज काफ़ी गिरा है। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि एक सिग्नल मिलता है, आज जैसे एक सिग्नल मिला है और नेक्स्ट डे उसका कंफर्मेशन मिलना ज़रूरी है। अब अगर कंफर्मेशन ये कल भी शेयर अगर प्रेशर में रहता है, डाउन जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो जाएगा कि शॉर्ट टर्म में शेयर और गिर सकता है। बट कहीं ना कहीं कल अगर रिवर्सल देखने को मिलता है एंड 200 डे
एक्सपोनेंशियल मूविंग के एवरेज के आसपास बंद होता है तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि शेयर जो है कहीं ना कहीं वापस कंसोलिडेट होगा एंड मे बी इतना ना गिरे एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही घूमता रहे। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फेवरेबल करती है, या फिर उससे क्या होता है कि आप 100% समय कोई भी सही नहीं हो सकता, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो या कोई भी ट्रेडर हो या टेक्निकल एनालिस्ट हो, कोई भी सही नहीं हो सकता। बट उस समय क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस से आप मे बी आपके जो ऑड्स हैं वो आपके फेवर में कर देती है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा ट्रेड्स पे आप अगर गेन कर रहे हैं, कम पे लूज़ कर रहे हैं, जो आप लॉस कर रहे हैं उसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं, तो ओवरऑल ट्रेड्स पे आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, प्रोबेबिलिटी का खेला होता है। 100% कोई नहीं कह सकता। मैं क्या, जो बड़े बड़े चाहे वो रचना रानादे जी हों जिनके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, या जो बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कोई नहीं बता सकता शॉर्ट टर्म में। इनफैक्ट कोई भी स्टॉक, ये टाटा पावर जो मैंने कल वीडियो बनाया, इसके बाद मैंने देखा इकोनॉमिक टाइम्स पे भी ये रिकमेंड किया हुआ था, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया था, वहाँ पे भी ये शेयर को रिकमेंड किया हुआ था। तो इकोनॉमिक टाइम्स जिनके पास इतने सोर्सेज हैं वो भी गलत हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भैया शॉर्ट टर्म में एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, प्रोबेबिलिटी या ऑड्स निकाल सकते हैं कि कितना सही होने का चांस है, कितना गलत। उसके बाद IRCTC, ये शेयर एक समय पे 1200 पे क्रॉस कर चुका था, बोनस या स्प्लिट जो भी हुआ था उससे पहले, उसके बाद सॉरी। तो उस समय पे लोग पागल हो गए थे स्टॉक को ख़रीदने के लिए, किसी भी प्राइस पे ले रहे थे, हद से ज़्यादा वैल्यूएशन हो गई थी, तो ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं था। बट ऑब्वियसली मैंने अवॉइड किया था। अभी आप देखते हैं इसका P 70 के आसपास है, शेयर प्राइस मोर देन 50% करेक्ट हो चुका है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है, बट स्टिल वैल्यूएशन अभी भी अनरीजनेबल लग रही है थोड़ी। बट क्योंकि इस सेक्टर में इसकी मोनोपली है एंड क्योंकि गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपली है, तो कहीं ना कहीं इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट स्टिल अभी जो है टेक्निकल्स के साथ साथ इसका एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट हो रहा है कि अभी क्या हो रहा है, जितनी भी प्रोटेस्ट होती है उसमें ट्रेन्स वगैरह को जलाना, आजकल ये फोकस बहुत ज़्यादा हो गई है। जितनी भी प्रोटेस्ट होती हैं वो ट्रेन्स वगैरह के थ्रू होती हैं, या फिर रेलवे स्टेशन और क्या बोलते हैं जो पटरी वगैरह पे लोग धरना दे के बैठ जाते हैं, उसमें काफ़ी लोगों की जान भी जाती है एंड वायलेंस हो रही है। तो उसमें क्या हो रहा है, रेल सर्विसेज पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं IRCTC के प्रॉफिट्स पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक फैक्टर हो रहा है जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स ख़राब हो गए हैं IRCTC को लेकर। और एक जो गवर्नमेंट ने पिछले कुछ महीनों पहले वो जो शेयरिंग ऑफ रेवेन्यूज़ कुछ क्लॉज लाया था, जिसकी वजह से हालांकि वो वापस ले लिया गया था, जिससे वापस सेंटिमेंट ख़राब हो गए थे IRCTC में। तो अभी इसका टेक्निकल्स देखते हैं, ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एक फॉलिंग लाइफ बना हुआ है। इसका सपोर्ट जो नेक्स्ट स्मॉल सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, बट अराउंड 500 के पास एक स्मॉल सपोर्ट देखने को मिल रहा है, उसके बाद 450 के पास। बट स्टिल इस लेवल पे अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप ऐड करके चल सकते हैं, बट स्टिल अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना है तो शॉर्ट टर्म अगर आप पेन बर्दाश्त कर सकते हैं तो, या फिर अदरवाइज़ इसको स्ट्रेंथ शो करने दीजिए, या इसके जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो अराउंड 620 के आसपास है, उसको क्लेम करने दीजिए। 610 से 620 के बाद उसको क्लेम करने दीजिए। उसके बाद जब ये शेयर थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा चुका होगा तब आप एंटर कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ फेवरेबल में हो जाएगा आपके। उसके बाद तीसरा स्टॉक अदानी विल्मर, जिसमें मैंने तो पर्सनली प्रॉफिट बुक कर लिया था क्योंकि वैल्यूएशन अनरीजनेबल लग रही थी। अभी भी प्राइस अर्निंग्स रेशियो 90 का है। तो कहीं ना कहीं अदानी जी के स्टॉक्स के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, बट स्टिल आज इसमें लोअर सर्किट लगा। इनफैक्ट आज तो काफ़ी सारे शेयर्स फ्री फॉल में थे, तो उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैल्यूएशन तो अनरीजनेबल है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। एंड फंडामेंटल्स में अदानी जी के स्टॉक्स में जनरली जाता नहीं हूँ। तो बेसिकली टेक्निकल्स देखते हैं। टेक्निकल्स जो देख रहे हैं इसका बेसिकली टू टॉप पैटर्न बन रहा है, एंड इसमें ये लग रहा है कि ये जो लेवल है अभी जो इस लेवल पे खड़ा है 550 के आसपास, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। लास्ट टाइम भी इसी लेवल के आसपास से रिवर्सल आया था, तो अभी 1-2 दिन वॉच आउट करना पड़ेगा। अगर रिवर्स होना है तो यहीं से होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में प्रेशर में आ सकता है। एंड ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उतना मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि 100 एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी अवेलेबल नहीं दिखा रही है। तो अदानी विल्मर में पर्सनली मैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी इस वैल्यूएशन में रीज़नेबल नहीं लगता मुझे, बट स्टिल अदानी जी के स्टॉक्स हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आपकी जो भी व्यू हो, ये मेरी पर्सनल व्यू है, ये कोई भी
बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग खुद अपने एनालिसिस करिए। आप लोग प्लीज़ मेरे को मत बोलिए कि मैंने ये स्टॉक रिकमेंड किया था, वो स्टॉक रिकमेंड किया था। भैया आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो, बच्ची नहीं हो क्या, जो बोलते हैं, जो एक फेमस डायलॉग बन गया है, छोटी बच्ची हो क्या। तो आप लोग अपना फोकस खुद रखिए। देखिए, मैं आप लोग से कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को स्टॉक्स रिकमेंड करूँ वो गिर जाए। अभी पूरा मार्केट ही आपको सिस्टमैटिक रिस्क को कंसिडर करना ही पड़ेगा। और पर्सनली अभी मैं जो कर रहा हूँ, ऑब्वियसली अच्छे स्टॉक्स धीरे धीरे ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की पूरी नॉलेज है मुझे, बट कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मिसिंग था, क्योंकि काफ़ी टाइम से दूर था। बट अभी धीरे धीरे मैं थोड़ी बहुत फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में फोकस कर रहा हूँ। बट मेजर जो फोकस है वो लर्निंग पे है। प्रॉफिट्स अभी कमाने पे उतना फोकस नहीं है। पोजीशंस बहुत स्मॉल स्मॉल ले रहा हूँ ताकि एक बड़े चंक में पैसे ना खोऊं, एंड धीरे धीरे अच्छे से जब सीख जाऊं, एक्सपर्ट बन जाऊं, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूं। अभी जो मैं आज भी मैंने 3-4 ट्रेड्स किए, टचवुड सब में प्रॉफिट हुआ। इसमें आज काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट थे एंड एक रेंज बाउंड में घूम रहे थे, अब जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव बायस साफ नज़र आ रहा था आज। तो उस वजह से मैंने क्या किया, जैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी एक ट्रेड शेयर की थी, उसमें ज़्यादा नहीं 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, बट वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की थी। उसमें मैंने क्या किया था, जो 14,600 का जो 30 जून की एक्सपायरी का पुट ऑप्शन था वो मैंने सेल किया था, बाई नहीं किया था, सेल किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था पॉजिटिव बायस है, और अगर शेयर थोड़ा सा भी निफ्टी थोड़ा भी ऊपर मूव जाएगा तो उसमें मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं स्मॉल प्रॉफिट्स करके खुश था। एंड दूसरी बात, स्टॉप लॉस लगा रहा था, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो मैं उसका रिस्पेक्ट ज़रूर करता है। एंड दूसरी, स्टॉक ऑप्शन सेलिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। अगर उसमें क्या होता है कि अगर जैसे जिस भी साइड में आप, जैसे मैंने ही जो किया ऑप्शन, पुट ऑप्शन सेल किया, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ से शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। एंड उसके बाद मैंने काफ़ी और फैक्टर्स कंसिडर किए कि फ्राइडे को यूएस मार्केट्स काफ़ी कहाँ रहे थे, क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी क्या चल रहे हैं, यूएसटी आईएनआर का क्या रेट चल रहा है। एंड उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न्स देख रहा था, वहाँ पे रेड कैंडल 1 2 3 जैसे ही बन रहे थे जिस टाइम पे मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट की, उसके बाद से जल्दी ही बड़ी ग्रीन कैंडल आ जा रही थी, जो सिर्फ आज की डे के ऊपर मैंने फोकस किया था, तो उस वजह से मैं आज प्रॉफिट कमा पाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर लर्निंग पे फोकस करें। ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग ये बहुत रिस्की है अभी सिर्फ आप कैश मार्केट में, बट क्योंकि जो बहुत ज़्यादा अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सीखना चाहते हैं जो मेंबर्स हैं, उनके लिए मैं एक अलग ग्रुप बनाने वाला हूं, जैसे मैंने पहले भी अपडेट किया। एंड वहाँ पे मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया करूँगा ताकि आप लोग सीख सकें। एंड स्पेसिफिकली जो सीखने में इंटरेस्टेड है, मैं यही बोलूँगा कि आप मेंबर ज़रूर बने। एंड उसके बाद आप जो क्लोज्ड ग्रुप रहेगा, क्लोज चैनल रहेगा, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड जो भी है आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट में ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप लोग प्लीज़ अपना एनालिसिस खुद करिए या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले। लास्ट में, हाँ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।